अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट के इस फैसले से क्या गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अश्लील ग्रोवर का ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन है। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग के अकॉर्डिंग अब आप ऑनलाइन गेमिंग में जितना भी अमाउंट लगाएंगे उस पर 28% का टैक्स लगेगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पुराने रूल के अकॉर्डिंग ये टैक्स केवल 18% था, जो टोटल वैल्यू पर नहीं बल्कि सिर्फ ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर पर अप्लाई होता था। अब ये जीजीआर क्या है और पुराना रेगुलेशन काम कैसे करता था, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पहले के टैक्सेशन को देखें तो मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर ड्रीम 11, MPL या माई 11 सर्कल जैसे किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब जिस भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर इस गेम को खेला जा रहा है वो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर एक अमाउंट आपके 100 रुपए में से काट लेगी, जिसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू या जीजीआर कहा जाता है और ये 15 से 25% तक वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जीजीआर 20% है तो ऐसे में आप दोनों ने जो 100 रुपए जमा किए थे उसमें से ये कंपनी 20 रुपए काट लेगी एंड अब टोटल बचे 160 रुपए। अब पहले के टैक्सेशन के अकॉर्डिंग इस जीजीआर पर गवर्नमेंट 18% टैक्स लगाती थी, जो इस केस में होता है 7 रुपए 20 पैसे, और इस 7 रुपए 20 पैसे को बचे हुए अमाउंट यानी कि 160 रुपए में से डिडक्ट किया जाता था, जिसके बाद बचता है 152 रुपए 6 पैसे, और इसी पैसे को विनिंग अमाउंट के तौर पर विनर को दिया जाता था। अब मान लो कि आपने इस गेम को जीत लिया तो टोटल विनिंग अमाउंट में आपका प्रॉफिट होगा 52 रुपए 6 पैसे, लेकिन इस प्रॉफिट का 30% एज ए टीडीएस आपको गवर्नमेंट को देना होगा, जो होता है 15 रुपए 78 पैसे, और जब इसे हम टोटल प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो बचता है 36 रुपए 82 पैसे। यानी कि पुराने टैक्सेशन के अकॉर्डिंग इस गेम को जीतने पर आपको 36 रुपए 82 पैसे का फायदा होगा, लेकिन अब नए रेगुलेशन से चीजें बदल गई हैं। नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप जो भी अमाउंट फैंसी गेमिंग में लगा रहे हो उस पर डायरेक्ट 28% का जीएसटी लगेगा। इसको समझने के लिए हम 100 रुपए वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप और आपके दोस्त ने जो 100 रुपए गेम में लगाए थे उसमें से जीएसटी के तौर पर 28 रुपए यानी टोटल 56 रुपए सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा एंड अब बचते हैं टोटल 144 रुपए। अब इस 144 रुपए का 20% वो गेमिंग कंपनी जीजीआर के तौर पर डिडक्ट करेगी, जिसके बाद बचते हैं 115 रुपए 20 पैसे, और यही 115 रुपए 20 पैसे आपकी विनिंग अमाउंट होगी, जिसमें से आपको टोटल प्रॉफिट का 30% टीडीएस भी देना होगा। अब प्रॉफिट है 15 रुपए 20 पैसे, जिसका 30% हुआ 4 रुपए 56 पैसे, एंड इसे टोटल प्रॉफिट में से माइनस करने पर बचता है 10 रुपए 64 पैसे। यानी कि अगर आप 100 रुपए लगाकर इस गेम को खेलते हैं और लकली जीत भी जाते हैं तो फायदा सिर्फ 10 रुपए 64 पैसे का होगा। दोस्तों, ऐसे में नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान 10 रुपए कमाने के पीछे अपने 100 रुपए का रिस्क लेगा। एंड इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करके एक्सपर्ट्स का कहना है कि 28% जीएसटी लागू करने के बाद इंडिया की फैंसी गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी एंड इससे जो ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स हैं और बिना किसी रेगुलेशन के फैंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं उनकी संख्या देश में बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और ना ही किसी तरह का टैक्स देते हैं। ऐसे में एक और खतरा है कि जो लोग लीगल तरीके से इस गेम को खेलते आए थे वो अब इलीगल तरीकों को अपनाने लगेंगे, जो आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब इस रेगुलेशन से इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? दरअसल गवर्नमेंट का कहना है कि उनके इस फैसले का मकसद गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये इसलिए जरूरी है ताकि यूथ को फैंसी गेमिंग से दूर रखा जा सके, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती है कि फैंसी गेमिंग का युवाओं पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग फैंटेसी गेम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिली है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही चिंता की बात है। एंड यही रीजन है कि इन तमाम चीजों से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के कड़े कदम उठाए ताकि यंगस्टर्स को लाखों करोड़ों जीतने की उम्मीद ना रहे और वो इससे दूरी बना ले। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को किस हद तक कामयाबी मिलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इन फैंटेसी गेम्स का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है, ताकि एक ओवरव्यू मिल सके कि क्या सच में ये हमारे समाज के लिए इतना बुरा है जितना गवर्नमेंट इसे कंसीडर कर रही है। लेकिन इसे जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया के अंदर फैंटेसी गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई। अब दोस्तों, अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ पर फैंटेसी गेम्स की शुरुआत 1952 के दौरान फुटबॉल फैंटेसी लीग के साथ हुई थी, लेकिन इंडिया में पहली बार इसी 2001 में स्टार्ट किया गया था। उस समय यूएस की कंपनी ESPN ने स्टार स्पोर्ट के साथ मिलकर सुपर सिलेक्टर नाम की एक फैंटेसी गेम को लॉन्च किया था, जिसमें कोई भी आदमी अपनी टीम बनाकर खेल सकता था। लेकिन उस वक्त इंटरनेट इतना वाइडली यूज नहीं होता था और लोग इस तरह के गेम्स से अवेयर भी नहीं थे, इसलिए सुपर सिलेक्टर को उतनी पॉपुलैरिटी या यूजर्स नहीं मिले जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट कर रखी थी।
ऐसे में इस कंपनी के लिए ये एक लॉस मेकिंग डिसीजन साबित हुई और 2003 में इस सर्विस को बंद करना पड़ा। हालांकि इससे 4 से 5 साल बाद इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट फैंस के मामले में इंडिया नंबर 1 पर आता है। ऐसे में फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में अब पहले के मुकाबले ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा था और इसी के चलते 2008 में ड्रीम 11 की शुरुआत हुई। फिर एमपीएल, क्रिक प्ले, 11 विकेट्स, विंजो और माई 11 सर्कल जैसे कई प्लेयर्स मार्केट में एंटर करने लगे। अब क्रिकेट फैंस सिर्फ मैच को देखने की बजाय फैंटेसी गेम के जरिए एक एक्सपर्ट की तरह प्रेडिक्शन दे रहे थे। इसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स के रूप में कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी और इस वजह से जून 2016 में जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या सिर्फ 20 लाख थी, वो फरवरी 2019 तक बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। मतलब अब 25 गुना ज्यादा लोग इस गेम को खेल रहे थे। इसके बाद से इंडिया इस तरह की कंपनीज के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट बन गया। लेकिन आज इसकी कंडीशन क्या है, इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इन फैंटेसी गेम्स का पिछले कुछ सालों में लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यूपी के मवाना शहर के रहने वाले एक लड़के ने अपने कजिन से 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया और करोड़ों रुपए जीतने की उम्मीद में अपना सारा पैसा ड्रीम 11 पर लगा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सारे पैसे डूब गए। अब उसे डर सताने लगा कि वो उन पैसों को लौटाएगा कैसे। इसके बाद उसने एक कमाल की तरकीब अपनाई और पुलिस में जाके कंप्लेन की कि लुटेरों ने उसके 2.5 लाख रुपए छीन लिए हैं। इस केस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हकीकत सामने आई कि कैसे इसने फैंटेसी गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद अपनी मनगढ़ंत कहानी बुनी है। वहीं हैदराबाद के पी शेखर, जो 3 साल तक ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाते रहे, उन्होंने फैंटेसी गेम्स के जरिए कुछ अमाउंट तो जरूर जीता था, लेकिन उसके मुकाबले उनका लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जब भी वो गेम में अपने पैसे गंवा देते थे, तब उन्हें लगता था कि अगली बार वो सारे लॉस को रिकवर कर लेंगे। इसी चक्कर में वो दोस्तों से उधार लेते, रिश्तेदारों से पैसे मांगते और घर की चीजों को भी बेचने लगे थे। बाद में इनके सिर पर कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि उसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। शेखर अब बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगे थे और एक रात जब सभी लोग सो रहे थे तो उन्होंने खुद को पंखी से लटकाकर अपनी जान दे दी। कुछ इसी तरह की घटना कोयम्बटूर के रहने वाले 29 साल के आर शंकर के साथ भी हुई, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम करते थे। एक दिन वो वर्क रिलेटेड ट्रिप बोलकर घर से चले गए। बाद में पुलिस को एक होटल में इनकी लाश मिली और साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि दोस्तों और रिलेटिव से पैसे उधार लेकर ये बहुत सारे पैसे ऑनलाइन गेम्स में हार गए और अब कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। इस तरह के हादसों को देखते हुए अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। साथ ही तेलंगाना, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड में भी फैंटेसी गेम्स कंप्लीटली बैन किए जा चुके हैं और जिन स्टेट्स में फैंटेसी गेम्स अलाउड हैं, वहां भी 18 साल से नीचे कोई भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इसके अलावा यहाँ 18+ को भी केवाईसी प्रोसेस से गुजरना जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम ऐप इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती और वो केवाईसी के लिए तभी पूछती हैं जब मनी विड्रॉ की बारी आती है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाए जाने के अनाउंसमेंट के बाद लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जहां इसके सपोर्ट में हैं और आम जनता के लिए सही बता रहे हैं, वहीं बहुत से लोग सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गवर्नमेंट के इस कदम का गेमिंग सेक्टर पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही कंपनीज के कैश फ्लो पर इसका गहरा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर हम फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू देखें तो वो था 6,800 करोड़ रुपए, जिसे 2027 तक 25,240 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा था। फिलहाल इंडिया के अंदर अराउंड 300 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिनसे 18 करोड़ यूजर्स जुड़े हुए हैं और 2027 के एंड तक इनकी संख्या 50 करोड़ प्रेडिक्ट की जा रही है। लेकिन अब इस गेमिंग कंपनीज के प्रॉफिट पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि कुछ छोटी कंपनीज बंद भी हो जाएं। इन्हीं सब रीजन से 28% जीएसटी के विरोध में करीब 130 रियल मनी गेमिंग स्टार्टअप के फाउंडर्स, सीईओज और इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्रुप ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने इस फैसले पर फिर से विचार करें। विरोध करने वाले लोगों में अश्नीर ग्रोवर भी शामिल हैं। दरअसल अश्नीर ग्रोवर ने अभी हाल ही में अपना खुद का फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसका नाम है क्रिक पे, और सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा। साथ ही उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इस फैसले के बाद काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो पहले ही इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की टाइगर ग्लोबल ने ड्रीम 11 और गेम्स 24/7 में इन्वेस्ट किया है। वहीं लंदन बेस्ड स्टेडियो कैपिटल मैनेजमेंट ने भी हाई रिटर्न्स की उम्मीद लगाकर ड्रीम 11 में इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, इससे पहले इन दोनों इन्वेस्टर्स ने इंडिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर भी 30% का टैक्स लगा दिया, जिसके बाद इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी वो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनका इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर ट्रस्ट खत्म होता चला जा रहा है।